हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परीक्षा 2022 के क्वेश्चन पेपर को। ओके, ये आपका एग्जाम जो हुआ था ये 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ये सेकंड मीटिंग का पेपर है। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 51 to 100 नंबर के क्वेश्चन को। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर जाएं देखें। और अगर आप यूपीपीएससी पर 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2 U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। ये भी अभी भी जो है ये करंट में चल रहा है चर्चा में, और उस टाइम भी ये करंट में था तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर से ये चर्चा में है। तो I2 U2 ग्रुप से संबंधित जो है देश कौन कौन से हैं? भारत है, इजराइल है, UAE है और USA है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। I2 और U2। तो I से दो कंट्री हैं, कौन कौन से? एक तो आपका इंडिया है और दूसरा कौन सा है? इजराइल है। ठीक है, और U2 से कौन कौन से? एक तो आपका USA हो गया है और एक क्या है आपका? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ओके, चलिए याद रखिएगा कि I2 U2 में ये भी अभी जो है करंट में चल रहा है इस समय भी, तो याद रखिएगा I2 U2 भारत, इजराइल, UAE और USA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है? किससे की है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नस्कॉम ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसा टोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ओके, यानी कि रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसा टोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नाफसा यानी कि NFSA। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्य में कौन शीर्ष पर रहा था? तो ओडिशा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? किस राज्य में पाए गए हैं यूरेनियम के भंडार? ये राजस्थान में पाए गए थे। ये सभी देखिए 4-5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई थी? नागालैंड में की गई थी। ठीक है, ये दीमापुर में की गई थी, नागालैंड के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना शुरू की है? तो किस कंपनी ने शुरू की थी उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना? ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई जो है ये एस मनी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? आपको पता ही होगा, श्रीलंका और मालदीव है। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो ये है श्रीलंका और मालदीव। ओके, आपको पता ही है भारत के कुल जो है 9 पड़ोसी देश हैं, 7 जो है वो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा से हैं और बाकी 7 जो है वो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओके फ्रेंड्स, आपको बता दें देश और राजधानियां जो है चैनल पर कवर कराई गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको ये राजधानी वहां पे ओमान की मिल जाएगी। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट वाली करा दी गई है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइजोल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, क्योंकि आइजोल आपको पता होगा मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, तो मिजोरम क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है, एक राज्य है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ना कि एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जेबी मावलंकर भी कहते हैं, बुक में आपको मिलेगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? तो आपको पता ही होगा ओम बिरला है। ओके, तो वर्तमान का भी याद रखिएगा, ओम बिरला है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफेद शहर किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ओके, व्हाइट सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फ्रेंड्स, आपको प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल भी चैनल पे कवर कराए गए हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो है देश हैं उनके प्रमुख खेलों को कवर कराया जा चुका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? अर्थ है क्या कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो किसको ध्यान में रखते हुए? पर्यावरण हानि और प्रदूषण, यानी प्रदूषण और पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए जो है देश की राष्ट्रीय आय का मापन क्या कहलाता है? हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 तक का आंसर हमको देना है इससे। ओके, अनुच्छेद पढ़कर, चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहल पूर्ण हो गया है। जहां देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता है यह लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं, सत्ता में आने के बाद लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं, दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। ये इन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचे जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों के लालच में जनता उनको वोट दे ही देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। चलिए आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। ये सबका सबसे सटीक आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेता ये इन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अगला क्वेश्चन है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा है? तो नेता लोग पार्टी क्यों बदल देते हैं? स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी पैराग्राफ है, ठीक है, अनुच्छेद दिया है इसमें भी 76 से लेके 80 क्वेश्चन नंबर तक का आंसर देना है आपको। चलिए पढ़ लेते हैं। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते जाते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। क्या आपको कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता
शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जाती है या की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि भी की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, आनो भद्रा कृवतो यन्तु विश्वताय, यानी कि सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। ओके, चलिए इस अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद रहा है हमारे लिए, पॉजिटिव। आपको साथ पढ़ते ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई होगी, आप मोटिवेट हुए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76 से, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आंसर आपको। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास सभी भाव रचनात्मक होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो कब भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें हमारा मानो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित कर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। ओके, और रचनात्मक विचार कैसे आएंगे? जब हम क्या करेंगे, अपने अंदर आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास लेकर आएंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, तब हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत करीब होते हैं। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 to 85, इसमें दिया आपका तालिका से क्वेश्चन पूछा गया है। दिया है, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 to 85 यानी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको इस तालिका से। आइए तालिका देख लेते हैं। तो तालिका आपकी दी है, इधर एक तरफ दिया है विषय, अधिकतम अंक दिए हैं, छात्र दिए हुए हैं। यहाँ पे छात्र दिया है अंकित, ब्रजेश, चिराग, दिव्येश, इहान, फारूक और गौतम, ये सभी छात्र दिए हुए हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, ये 5-6 विषय दिए हुए हैं आपके। और यहाँ पे अंकित ने इतिहास विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ब्रजेश ने और चिराग ने, दिव्येश, इहान, फारूक ने, सभी ने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए हैं और सभी ने मैथ में कितने अंक प्राप्त किए हैं, सभी दिया हुआ है यहाँ पे। और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं और कंप्यूटर में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये सभी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 81 नंबर का, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 89। अगला क्वेश्चन है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओके, अगला क्वेश्चन है, सभी 6 विषयों में इहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? इसका आंसर आएगा 442। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा गणित। ओके फ्रेंड्स, आपको ये सारे जो है मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से कराए जाएंगे चैनल पे। ओके, एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ये आपका 78% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 86 to 90। तो क्वेश्चन नंबर 86 to 90 ये भी आपका तालिका का क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है? कार के प्रकार दिया है ABCDE और समय दिया हुआ है आपका कौन कौन सा, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि 230, ये जो है आपके 5 जो है कार के प्रकार दिया हुआ है, ये सभी हजार में संख्या दी हुई है। ठीक है, सभी हजार में है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आइए डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 87 का, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? इसका आंसर हो जाएगा 10.87%। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर आ जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका आंसर हो जाएगा 53.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 4.35%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 ये आपका चार्ट वाला क्वेश्चन है। दिया है निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या दर्शा रहा है? संवर्धन लागत को दर्शा रहा है जो कि 5% है। ये वाला हिस्सा जो है आपका कागज लागत को दर्शा रहा है जो कि 30% है। ये वाला हिस्सा ये मुद्रण लागत को दर्शाता है जो कि 25% है। ये वाला हिस्सा जिल्द साजी लागत को दर्शा रहा है जिसका परसेंटेज 15% है। और ये वाला हिस्सा रॉयल्टी को दर्शाता है जिसका हिस्सा 20% है। और ये वाला हिस्सा जो है ये परिवहन लागत को दर्शाता है और ये जिसका हिस्सा 5% है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 91। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 16,480 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड यानी कि सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए है तो पुस्तक की एक प्रति के उपयोग में किए गए कागज की लागत क्या होगी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 5,200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपए है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो इसका आंसर होगा 387.02 रुपए। अगला क्वेश्चन है। पुस्तक की रॉयल्टी यानी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो पुस्तक की जो रॉयल्टी है वो मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 क्वेश्चन ये भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। निम्न ग्राफ रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। ये दिया पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है कि आयात निर्यात का अनुपात क्या है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 450 करोड़ रुपए। ओके, अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो किस वर्ष में थे? 2003 में थे। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है, ठीक है, यह क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था? आंसर हो जाएगा 325 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो कितने वर्षों में जो है निर्यात आयात से अधिक था? 4 वर्षों में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित कराई जा रही पेट की परीक्षा की सेकंड मीटिंग का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप इस क्लास को एंजॉय करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के पेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा आप। और चलिए फ्रेंड्स आप चैनल पे देखेंगे वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम लिंक से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ओके, चलिए आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।